नमस्कार। आज हम अध्ययन करने वाले हैं भारतीय शिक्षा प्रणाली का। हम देखेंगे सभी महत्वपूर्ण आयोग, अधिनियम और नीतियां। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देखते हैं प्राचीन भारत में शिक्षा का स्वरूप क्या था, कैसी शिक्षा व्यवस्था थी प्राचीन भारत में। तो प्राचीन भारत की बात की जाए तो हमारे भारत में गुरुकुल प्रणाली पर आधारित शिक्षा थी। गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी। छात्र गुरु के समीप जाकर वहीं रहकर शिक्षा ग्रहण करता था। वेदांग और दर्शन का अध्ययन कराया जाता था। इसमें 4 वेद, उपनिषद और 18 पुराण और वेदांगों का अध्ययन कराया जाता था। उस टाइम पे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हुआ करते थे तक्षशिला और नालंदा, जिनकी ख्याति दुनिया में विख्यात थी। उसके बाद आता है अंग्रेजों का चार्टर अधिनियम 1813। जब अंग्रेज आए तो ब्रिटिशकालीन शिक्षा में चार्टर अधिनियम 1813 आता है। तब हमारे भारत में जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें क्या सुधार होता है देखते हैं। तो अंग्रेजों ने पहली बार ब्रिटिश संसद में भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की वार्षिक राशि निर्धारित की। अंग्रेजों ने 1 लाख रुपए सालाना भारतीयों की शिक्षा पर खर्च करने की बात कही। इसी अधिनियम के तहत दूसरा क्या काम होता है कि इसने भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव रखी। ईसाई मिशनरियों को शिक्षा फैलाने की अनुमति दी। जो ईसाई मिशनरी थे उनको अनुमति मिली कि आप भारत में अपनी जो शिक्षा प्रणाली है उसका प्रचार प्रसार करो। इसी अधिनियम के तहत प्राच्य और पाश्चात्य विवाद शुरू हुआ। उसके बाद आता है मैकाले का घोषणा पत्र। इसने भारतीय शिक्षा व्यवस्था में क्या सुधार किया तो देखते हैं। 1835 में मैकाले का घोषणा पत्र जारी होता है लॉर्ड मैकाले के द्वारा। इसका उद्देश्य था अंग्रेजी शिक्षा अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत पर आधारित थी और दूसरा उद्देश्य था बाबू निर्माण। अंग्रेजी शिक्षा में क्या था तो अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना इनका मुख्य टारगेट था। अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत क्या था तो इसका मतलब था कि उच्च वर्ग को शिक्षा दे दी जाए जो छनकर निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगी बाद में धीरे धीरे, यानी कि सबको शिक्षा नहीं देनी पड़ेगी, उच्च वर्ग को दे दो, धीरे धीरे निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगी। इसको कहते थे फिल्ट्रेशन थ्योरी। बाबू निर्माण की बात करते हैं तो ये क्या था तो ऐसे भारतीय बनाना जो रक्त से भारतीय हों पर विचारों से अंग्रेज हो, यानी कि अंग्रेजी शिक्षा उनको दे दो। जो भारतीय हैं वो अंग्रेजों के रंग में रंग जाएंगे, अंग्रेजों के काम करेंगे, तन से भारतीय होंगे लेकिन मन से अंग्रेज होंगे। ये टारगेट था मैकाले के घोषणा पत्र का। उसके बाद आता है वुड का घोषणा पत्र। इसने क्या किया तो इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड का घोषणा पत्र 1854 में जारी हुआ था। यहाँ से प्रश्न बन सकता है परीक्षा में और पहले भी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा गया तो वुड का घोषणा पत्र जो 1854 में जारी किया गया। इसमें शिक्षा का जो ढांचा था त्रिस्तरीय संरचना देखने को मिली है। इसमें प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा पर बात की गई है। विश्वविद्यालय की स्थापना लंदन की तर्ज पर मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। स्त्री शिक्षा में क्या था तो महिला शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया। महिलाओं की शिक्षा पर और व्यावसायिक शिक्षा पर इसमें जोर दिया गया वुड के घोषणा पत्र में। उसके बाद आता है हंटर आयोग। 1882 में हंटर आयोग आता है। इसमें क्या हुआ तो इसमें प्राथमिक शिक्षा का विकास पर बात की गई। प्राथमिक शिक्षा के विकास पर बात की जाती है हंटर आयोग में। प्रश्न ऐसा बनता है कि प्राथमिक शिक्षा की बात किस आयोग में की गई तो आंसर होता है हंटर आयोग 1882। प्राथमिक शिक्षा के सुधार और प्रयास पर विशेष जोर दिया गया। प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध स्थानीय नगर पालिकाओं और जिला बोर्डों को सौंपा गया हंटर आयोग के अंतर्गत। माध्यमिक शिक्षा को 2 भागों में बांटा गया, साहित्यिक और व्यावसायिक। जो माध्यमिक शिक्षा थी उसको 2 भागों में बांटा गया, साहित्यिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा। साहित्यिक शिक्षा ज्ञान के लिए और व्यावसायिक शिक्षा धनार्जन के लिए। उसके बाद आती वर्धा शिक्षा योजना, गांधी जी की वर्धा शिक्षा योजना, जिसको नई तालीम के नाम से भी जाना जाता है। इसी को बेसिक शिक्षा के नाम से जाना जाता है। हस्तशिल्प पर आधारित थी। बच्चों को काम के माध्यम से सिखाना, बच्चों को करके सिखाना, काम के माध्यम से सिखाना। आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। इसमें आत्मनिर्भरता की बात कही गई है। शिक्षा स्वयं का खर्च निकालने में सक्षम हो। गांधी जी का ऐसा मानना था जो शिक्षा है वो स्वयं का खर्च निकालने के लिए सक्षम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पढ़ते रहे और बाद में बेरोजगार हो गए, उसका कोई मतलब नहीं निकला। तो पढ़ाई के दौरान से ही शिक्षा अपना खर्च निकाल सके, ऐसी शिक्षा थी वर्धा शिक्षा। उसके बाद निःशुल्क शिक्षा की बात इसमें की गई। 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। गांधी जी की वर्धा शिक्षा में ऐसा कहा गया है। जो कि आज भी बेसिक शिक्षा जो है वो 7 से 14 नहीं बल्कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए
जो स्वरूप है आज के टाइम पे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान सरकार ने किया है। उसके बाद देखते हैं राधा कृष्णन आयोग आता है 1948 से 49, देश आज़ाद हो गया उसके बाद आता है राधा कृष्णन आयोग। इसको विश्वविद्यालय आयोग के नाम से जाना जाता है। इस पर उच्च शिक्षा की बात कही गई। इसमें यूजीसी की स्थापना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया। इसमें उच्च शिक्षा में सुधार और गुणवत्ता पर जोर दिया गया राधाकृष्णन आयोग में। अगर प्रश्न पूछा जाए कि उच्च शिक्षा से संबंधित कौन सा आयोग था तो आंसर होगा राधाकृष्णन आयोग, 1948 से 49 में आता है। कम से कम 180 शिक्षण दिवस अनिवार्य, उच्च शिक्षा में कम से कम 180 शिक्षण दिवस अनिवार्य होने चाहिए, ये भी कहा गया इसमें। उसके बाद आता है मुदालियर आयोग 1952 से 1953। इसमें माध्यमिक शिक्षा पर बल दिया गया। माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन होता है। इसमें माध्यमिक शिक्षा के ढांचे में बदलाव के लिए डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। बहुउद्देशीय विद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया गया। इसमें मल्टीपर्पज स्कूल्स खोले गए। शिक्षा व्यवस्था को, जो शिक्षा का ढांचा इसमें क्या था तो 11+3 था। इस ढांचे का प्रस्ताव रखा गया 11+3। उसके बाद कोठारी आयोग आता 1964 से 66। कोठारी आयोग में क्या था तो देश की किस्मत उसकी कक्षाओं से बन रही है। इसका जो टैगलाइन थी, नारा था, थीम थी, देश की किस्मत उसकी कक्षाओं से बन रही है। ये इसकी थीम थी कोठारी आयोग की। इसमें 10+2+3 ढांचा पूरे देश के लिए एक समान शिक्षा संरचना को लागू किया गया। 10+2+3 का ढांचा कोठारी आयोग में आया। त्रिभाषा सूत्र, क्षेत्रीय भाषा, हिंदी और अंग्रेजी का समावेश। इसमें त्रिभाषा सूत्र को अपनाया गया, जिसमें क्षेत्रीय भाषा होगी, हिंदी और अंग्रेजी इनका भी समावेश होगा। यानी कि बच्चा जिस क्षेत्र में रहता है उसकी अपनी भाषा होगी, उसके बाद हिंदी जो राजकीय भाषा है, उसके बाद अंग्रेजी जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इन तीनों का समावेश होना चाहिए शिक्षा व्यवस्था में। उसके बाद इस पर खर्च कितना रखा गया तो जीडीपी का, जो पूरे देश की जीडीपी है उसका 6% खर्च शिक्षा के लिए रखा गया निश्चित। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है 1986। इसमें शिक्षा व्यवस्था में नवाचार किए गए, नई नई चीज़ें लाई गई इसमें। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आता है नई शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत। इसका उद्देश्य क्या था तो प्राथमिक स्कूलों में न्यूनतम सुविधाएं देना, कम से कम प्राथमिक स्कूलों में सुविधाएं देना। नवोदय विद्यालय, प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों के लिए आवासीय स्कूल बनाना। नवोदय विद्यालय भी इसी नीति के अंतर्गत खोले गए। उसके बाद इग्नू, उच्च शिक्षा के लिए मुक्त शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देना। इग्नू, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत की गई। उसके बाद यशपाल समिति 1993। इसमें क्या था तो इसका जो टैगलाइन थी, शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन। स्कूली बस्ते के बोझ को कम करने पर विशेष जोर दिया गया यशपाल समिति ने। रटने की प्रवृत्ति को खत्म कर समझ आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया गया यशपाल समिति 1993 में। यशपाल समिति की जो सिफारिशें थी उनके अंतर्गत गतिविधियों के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाना। इनका लक्ष्य था कि गतिविधियों के माध्यम से जो सीखने की प्रक्रिया उसको प्रभावी बनाया जाए। उसके बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आता है। अनुच्छेद 21A के अंतर्गत संविधान में इसका प्रावधान है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 लागू इसको किया गया 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में। और 25% आरक्षण की बात इसमें की गई। निजी स्कूलों में कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित होनी चाहिए। राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत ये बात की गई। उसके बाद नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में देखते हैं, सबसे ज़्यादा चर्चित है। इसमें शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल बदल दिया गया है पहले से। तो नया ढांचा इसमें लाया गया 5+3+3+4, यानी कि 5 वर्ष फाउंडेशनल स्टेज होगी, जिसमें 3 साल आंगनवाड़ी, उसके बाद कक्षा 1 और 2, उसके बाद प्रीपरेटरी स्टेज होगी 3 वर्ष यानी कक्षा 3 से 5 तक। उसके बाद मिडिल 3 वर्ष यानी कि 6 से 8 तक मिडिल होगा, जिसमें वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद सेकेंडरी जो होगा 4 वर्ष का, कक्षा 9 से 12 तक। तो 5 वर्ष तक 3 वर्ष आंगनवाड़ी, फिर कक्षा 1 2, उसके बाद के जो 3 वर्ष उसमें कक्षा 3 से 5 तक 3 वर्ष हो गए। मिडिल में कक्षा 6 से 8 तक 3 वर्ष, उसके बाद 4 वर्ष 9 से 12 तक। यह ढांचा 5+3+3+4 का ढांचा अपनाया गया नई शिक्षा नीति 2020 में। अब देखते हैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है
तो बुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। विकल्प बी सही होता है। अगला प्रश्न, भारत में अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया? तो अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत दिया लॉर्ड मैकाले ने। उसके बाद देखते हैं 10+2+3 ढांचा का सुझाव किस आयोग ने दिया? तो कोठारी आयोग ने दिया 10+2+3 ढांचे का सुझाव। यही ढांचा अभी तक चल रहा था नई शिक्षा नीति 2020 लागू होने से पहले। अब देखते हैं राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा की आयु सीमा क्या है? तो निःशुल्क शिक्षा की आयु सीमा है 6 से 14 वर्ष। अगला प्रश्न, एनईपी 2020 के अनुसार नया शैक्षिक ढांचा क्या है? तो नया शैक्षिक ढांचा है 5+3+3+4। अगला प्रश्न, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुई? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई है राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर, जो 1948-49 के अंतर्गत आया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस वर्ष शिक्षा नीति में शुरू हुआ? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू हुआ नई शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत। अगला प्रश्न, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्धा शिक्षा योजना 1937 का विचार क्या था? तो इसका विचार था हस्तशिल्प और कार्य आधारित शिक्षा। गांधी जी की देन है वर्धा शिक्षा योजना, जिसका स्वरूप आज के टाइम में बेसिक शिक्षा के रूप में देखने को हमें मिलता है। प्रश्न नंबर 10, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 के अध्यक्ष कौन थे? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 के अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियार। मुदालियार आयोग को माध्यमिक शिक्षा आयोग कहा जाता है। आगे देखते हैं और प्रश्न, सर्जेंट रिपोर्ट किस वर्ष आई? तो 1944 में आती। सर्जेंट रिपोर्ट हंटर आयोग ने किस पर जोर दिया? तो हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया। यशपाल समिति का मुख्य नारा क्या था? तो शिक्षा बिना बोझ के, ये नारा था यशपाल समिति का। नवोदय विद्यालय की स्थापना किस नीति में हुई? तो एनईपी 1986 में नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई। त्रिभाषा सूत्र का सुझाव किसने दिया? तो कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र का सुझाव दिया। इसमें क्षेत्रीय भाषा, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, इन 3 भाषाओं का समावेश होना चाहिए शिक्षा में। अगला प्रश्न देखते हैं, हर्टांग समिति 1929 का संबंध किससे था? तो हर्टांग समिति का संबंध था व्यावसायिक शिक्षा से। सैडलर आयोग 1917 किस विश्वविद्यालय से संबंधित था? तो सैडलर आयोग था कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित, 1917 में आया था। उसके बाद अगला प्रश्न, चार्टर एक्ट 1813 में कितनी राशि स्वीकृत की गई? तो भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई चार्टर एक्ट 1813 में। 1968 की शिक्षा नीति किसके समय आई? तो 1968 की शिक्षा नीति आई इंदिरा गांधी के समय। एनईपी 2020 की कस्तूरी रंजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो एनईपी 2020 के अध्यक्ष थे डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 के अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे सैम पित्रोदा। 22 नंबर प्रश्न, आरटी एक्ट कब लागू हुआ? तो आरटी एक्ट लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 और एक्ट बना था 2009 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है? तो स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है। कोठारी आयोग के सचिव कौन थे? तो कोठारी आयोग के सचिव थे जेपी नायक। भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई? तो भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई 1968 में। अगला प्रश्न देखते हैं, निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया? तो निस्यंदन जो सिद्धांत आया वुड के डिस्पैच से आया और लॉर्ड मैकाले इसको लाया था। प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में देने का सुझाव कब आया, किसने दिया? तो हंटर आयोग ने दिया प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय भाषा में देने का सुझाव। मिड डे मील योजना कब शुरू हुई? तो 1995 में मिड डे मील योजना शुरू हुई। एनसीएफ 2005 किसके द्वारा तैयार किया गया? तो एनसीएफ 2005 एनसीईआरटी के द्वारा तैयार किया गया। नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 100% साक्षरता प्राप्त करना है? तो 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करना है। अब देखते हैं तालिका, जिसके द्वारा अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसको रिवीजन कर लेंगे। तालिका में पहले आयोग और नीति दी गई है, उसके बाद उसका वर्ष दिया है, उसके बाद उसका जो मुख्य टारगेट था, विशेषता क्या थी, वो दिया गया था। तो मैकाले का जो घोषणा पत्र था उसमें वो कब आया था? 1835 में। इसका टारगेट था अंग्रेजी को माध्यम बनाया जाए शिक्षा का, और बाबू निर्माण इसका मुख्य टारगेट था। यानी कि हमें अंग्रेजी माध्यम शिक्षा देनी है। जो लोग इसको पढ़ें, शिक्षा ग्रहण करेंगे, वो तन से तो भारतीय होंगे लेकिन मन से अंग्रेज हो जाएंगे, अंग्रेजी बाबू बन जाएंगे। उसके बाद वुड का घोषणा पत्र आता है 1854 में। इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। फिर आता है कोठारी आयोग 1964 में। इसमें 10+2+3 का ढांचा अपनाया गया और शिक्षा पर
जीडीपी का 6% खर्च करने की बात कही गई। फिर आता है आरटी एक्ट 2009 में आता है निःशुल्क शिक्षा, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया इस प्रावधान को। उसके बाद नई शिक्षा नीति 2020 आती। 2020 में 5+3+3+4 का ढांचा अपनाया गया। इस पर कौशल विकास की बात कही गई है, कौशलों पे जोर दिया गया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए।